हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये पहला जो प्रश्न है क्या है कि भारत में 1 नंबर प्रश्न यहाँ ऊपर में है कि स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टॉप एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये किसने किया था? किंग जॉर्ज थर्ड ने। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे किंग जॉर्ज थर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? किंग जॉर्ज तृतीय इसको बोल सकते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने स्टॉप एक्ट पारित किया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्होंने पारित किया था और अमेरिका के उपनिवेश और सभी कागजात और अधिकारियों पर दस्तावेज पर क्या लगा दिए थे? कर लगा दिए थे इस एक्ट ने। यानी अमेरिका के जितने भी कागजात थे, अधिकारी थे, दस्तावेज थे, सभी के ऊपर कर लगा दिए थे किसने? स्टॉप एक्ट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है। यानी भारत में जो स्थित है जो लोनार झील है, आप देख सकते हैं वो किस प्रकार की झील है। तो वो एक प्रकार की क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के किस ज़िले में है? तो बुलढाना ज़िले में स्थित है। उसके बाद है कि यह खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की। यह एक खारे पानी की झील है। आप याद रख लीजिएगा इतना तक। इस झील का निर्माण जो हुआ था उल्का पिंड गिरने के कारण, यानी उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने के कारण इस झील का निर्माण हुआ था। जब उल्का पिंड पृथ्वी से टकराई थी, गिरी थी, तो तब जाकर के इस झील का निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। यानी संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है? तो संविधान के भाग 4 के क में, जो भाग 4 है उनके क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। इसके बारे में और जानिए, लिखना पड़ेगा हमको। तो इसको जो संविधान मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है आपको याद रहेगा, अब भाग 4 के क में है। इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? फिर से मिटाते हैं हम। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके तहत अनुच्छेद किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के क में, क को ए बोल सकते हैं, यानी 51 के क यानी 51 के ए में इसको जोड़ा गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया, यानी अनुशंसा पर जोड़ा गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। चलिए ये प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको NCBC कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उनको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। आप इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब? 1993 में। और 2018 में, कब? 2018 ईस्वी में 101वें संविधान, कौन सा संविधान? 101वें संविधान संशोधन, यानी 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसका मतलब 2018 में। कौन से संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन के तहत इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपको याद रहेगा। और किस अनुच्छेद में इसको दिया गया था संवैधानिक दर्जा? तो अनुच्छेद भी आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद है 338। किसमें? अनुच्छेद 338 के बी में। किसमें? बी में। अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक बार फिर से लिख देते हैं। अनुच्छेद कितना?
338 के बी, अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा, कब? 2018 में। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 नंबर प्रश्न है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? नहीं, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? यानी मानचित्र के जो दूरी को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? लिखने में क्वेश्चन को टाइपिंग करने में गलत हो गया है। तो मानचित्र की दूरी को मापने की जो इकाई होती है उनको अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है उसको। और अंश हमेशा क्या होता है? अंश हमेशा 1 होता है। क्या होता है? अंश हमेशा 1 होता है और 1 बटे कुछ ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ऊपर में कितना रहेगा? हमेशा 1/2 बोल सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/10, 1/11, 1/24 कुछ भी बोल सकते हैं, पर अंश हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो मानचित्र की दूरी को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। 6 है कि केंद्र कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। यानी कुद्रेमुख जो है ये एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, मतलब ये एक लोहा का खदान है। भाई कहता है कि बताइए कि कहाँ पे है? तो कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है और महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो कर्नाटक के कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर जिला। चिकमंगलूर जिला कैसे होगा? चिकमंगलूर, चोरसिका को चिक, मोह में अनुस्वार, मंगलूर, चिकमंगलूर जिला। चिकमंगलूर जिले में, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख एक लौह अयस्क कारखाना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? यानी चीनी उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो देखिए जहाँ पे सबसे अधिक गुड़ उत्पादन होगा वहीं तो चीनी होगा। तो गुड़ सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यानी गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए चीनी भी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगर दक्षिण भारत का आंसर यहाँ पे पूछता कि क्वेश्चन में देता कि दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन करने में या गुड़ उत्पादन करने में या गन्ना उत्पादन करने में आगे कौन सा राज्य है, तब हो जाता है महाराष्ट्र। पर दक्षिण भारत यहाँ पर नहीं लगाया है। हम अपने मन से क्वेश्चन उत्तर मानेंगे। क्या मानेंगे? उत्तर प्रदेश माना जाएगा। चलिए इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कहता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है या किसकी होती है? तो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो किसकी होनी चाहिए बताइए? ये राज्य चुनाव आयुक्त का होगा, कलेक्टर का? ये सब नहीं होगा, चुनाव आयोग का होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का ही जिम्मेवारी होता है चुनाव कराने का। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, उसकी होती है। कहता है यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। जो चुनाव आयोग है यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। जो कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 होती है और 2 होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 3 आयुक्त होते हैं। तो चुनाव आयुक्त में कितने आयुक्त होते हैं? 3 आयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है। कहता है कि डॉट का मानना था, मतलब किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक स्थानों को सुरक्षित किया जाना चाहिए? यानी किसका मानना था बताइए ये बात कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो किसका मानना था? तो देखिए 1815 ईस्वी का यहाँ पे बात है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो गया। जब नेपोलियन की हार हो गई तो यूरोपीय सरकार ने रूढ़िवादिता की भावना से प्रेरित थी। यानी यूरोपीय सरकार जो था रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, क्योंकि रूढ़िवादी को कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो कंजर्वेटिव बोलिए या तो रूढ़िवादी बोलिए। फिर से लिख रहे हैं हम, कंजर्वेटिव बोलिए या तो रूढ़िवादी बोलिए। रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी कहता है। इनका मानना था कि 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन की हार हो गई तो इनका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित बनाने के लिए यानी स्थापित करने के लिए पारंपरिक संस्थानों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसका मानना था। किसका मानना था? कंजर्वेटिव का यानी रूढ़िवादी का। चलिए क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ चलते हैं अब। 10 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है कि जून 1992 ईस्वी में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में ... में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। यानी कि कहता है कि जून 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था भाई। कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था इसमें ब्राज़ील में ... 100 से अधिक मिले। मतलब कहाँ पे मिले बताइए, ये 100 से अधिक मतलब ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये वाला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। आपको याद होगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 100 से अधिक देश ने राष्ट्राध्यक्ष किए थे, मतलब 100 से अधिक देशों ने भाग लिए थे। क्या लिए थे? भाग लिए थे, बिल्कुल लिए थे। चलिए अब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था वो भी आप जान लीजिए। तो 55 साल पे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। तो दूसरा हुआ होगा कब? 1997 में। फिर तीसरा कब हुआ होगा? 2002 में, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, यानी कि 2 कितना हो जाएगा? 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में वाशिंगटन DC, जिसका कि गठन हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। इस 44 में जो हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे 2 चीज़ का गठन हुआ था। एक तो हुआ था IMF का यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और हुआ था विश्व बैंक। किसका? विश्व बैंक का भी गठन हुआ था, दोनों का। कब? 1944 में। और इन्होंने काम करना शुरू किया था दोनों ने कब? 1945 में देश में कार्य करना शुरू कर दिया था। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने। इसका और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। दोनों का, एगो का नहीं, दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? यानी इनमें से किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार की जो लोकतंत्र है वहाँ की जड़ क्या है? मजबूत है। तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है। अब देखिए कहाँ पे लिखा? ऑप्शन नंबर C में लिखा है वैशाली में जो लिच्छवी गणतंत्र था वहाँ से यह स्पष्ट होता है, हम 10th क्लास में पढ़ाए थे, स्पष्ट होता है कि बिहार में जो लोकतंत्र की जड़ है वो बहुत गहरी है और मजबूत है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो कि बज्जी संघ की राजधानी थी। ये जो वैशाली जो था उस समय बज्जी की राजधानी थी। 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो एक बज्जी था, बज्जी की ये राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पे पहली बार गणतंत्र यानी लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो बज्जी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बज्जी यानी कि वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। अब 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। यानी भारत में कोयला का सबसे पहले उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन है? यहाँ पे सबसे पहले कोयला का उत्पादन राज्य किस राज्य को माना जाता है? तो झारखंड सबसे आगे है कोयला उत्पादन करने में। चलिए आगे सुनिए, कहता है 2021 से 22 के आंकड़े के अनुसार जब देखा जाता है तो भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? 2021-22 में अगर जो देखेंगे 21-22 में तो छत्तीसगढ़ आगे होता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है कोयला उत्पादन करने में। फिर कहते हैं जबकि भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना के क्षेत्र दामोदर घाटी में यानी झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, इसलिए झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। यानी कि झारखंड और कोयला में गोंडवाना समूह जो है वो एक कोयला का बड़ा भंडार है, पर सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड में माना जाता है। चलिए यहाँ पे आंसर झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि रौलेट कानून यानी रौलेट एक्ट कर सकते हैं किस उद्देश्य से लाया गया था? रौलेट एक्ट जो लाया था वो किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 1919 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया था जिसको बोलते थे मॉर्ले मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी कि मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक लाया था, तो वही अधिनियम के लिए ये एक्ट भी लाया गया था। तो क्यों लाया गया था? तो सुनिए, रौलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में दिल्ली से सिडनी रॉकेट के समय पारित किया गया। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कारण, यानी जो भी क्रांतिकारी थे उनके ऊपर अंकुश यानी दोष लगाने का कारण था। इस कानून के द्वारा किसी भी संदेशरत व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी बिना कोई कसूर के और बिना केस के इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। परंतु इसके विरुद्ध न कोई अपील होता था और न कोई दलील होता था और न कोई वकील होता था।
इसीलिए इसको रौलट एक्ट को बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और इस एक्ट के अनुसार क्या कर लेता था, किसी को पकड़ लिया जाता था। तो रौलट एक्ट को बिना वकील का बिना दलील का कानून कहेंगे, काला कानून भी इसको कहा जाता था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को जेल में पकड़ लिया जाता था। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट लाई गई थी। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी नंबर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब 15 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा फसल है जो भोजन और चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यानी हम भोजन भी करते हैं और गाय को चारा भी खिला सकते हैं। तो ज्वार ये नहीं हो सकता है, गेहूँ ये नहीं हो सकता है, मक्का हो सकता है। जो मक्का है यह फसल आदमी भी खाता है और एक गाय पशु को भी खिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ किसने उठाने वाले कौन थे। यानी रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन आदमी थे। तो मार्टिन लूथर जो था अमेरिका के, मतलब एक वो था, राष्ट्रपति था मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे घेटोज और नेग्रोज के प्रति, थे कि नहीं, हम बताए थे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में पढ़े होंगे आप कि घेटोज और नेग्रोज के खिलाफ यानी कि क्या उठाए थे, आवाज़ उठाए थे। घेटोज और नेग्रोज के सहयोग के लिए उठाए थे मार्टिन लूथर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर हो जाएगा। अब 17 नंबर होगा, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। यानी इसमें से ऐसा कौन सा आदमी था जो कि कोल विद्रोह में शामिल था। तो बताइए कोल विद्रोह के नेता कौन थे। इतिहास में आप पढ़े होंगे क्लास 12 में कि कोल विद्रोह के जो नेता थे वो थे बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत जो थे वो कोल विद्रोह के नेता थे। जितना भी विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, जितना भी हुआ था सारा विद्रोह हम बताए थे। तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत को माना जाता है, आप याद रख लीजिएगा। और ये विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था? 31-32 में ये कोल विद्रोह हुआ था जो कि बुद्धो भगत ने किया था। यानी बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था और छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। संथाल जनजाति लोगों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। यानी कहता है विश्व की यानी दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो भारत में कुल मिलाकर के 17.5% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। यानी विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ये कम्मा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का। आप याद रख लीजिएगा। पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? पहला स्थान पे चीन हो जाएगा। पर ये किताब जब का छपा हुआ है तब का मानेंगे, पर अभी भारत पहला स्थान पे है, कम्मा स्थान पे है। यानी विश्व के जनसंख्या में से भारत 1 नंबर पे आ चुका है और दूसरा नंबर पे चीन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उनका तत्कालीन कारण क्या था। तो सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनांड की बोस्टोनिया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। यानी कि कोई व्यक्ति था, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे, सेराजेवो उसका नाम था, उनका हत्या हुआ था 28 जून 1914 ईस्वी को। यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध के, प्रमुख कारण था ये होने का। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में ये स्टार्ट हो गया था और 1918 तक चले थे प्रथम विश्व युद्ध, तो याद रखिएगा। और ये ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे इन्हीं के मतलब कारण हुआ था। चलिए कौन थे राजकुमार अभी बताएं? आर्कड्यूक फर्डिनांड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। जो हमारा नक्शा होता है, मानचित्र होता है, उसमें नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है। किसको? जल को दिखाया जाता है। नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। और भूरा रंग से किसको दिखाएंगे? तो यहाँ पे हम सारा लिख देते हैं। भूरा रंग से दिखाएंगे किसको? पर्वत को। किसको? पर्वत को हम भूरे रंग से दिखाएंगे, भूरे रंग बोल सकते हैं, ये भूरा रंग। अब पीले रंग से दिखाएंगे किसको? पीले रंग से दिखाएंगे, पीले रंग से दिखाया जाता है पठार को। पठार किसको? पठार को। और उसके बाद है हरा रंग,
क्वेश्चन देखिए हरा रंग में है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है मैदानों को, मैदानों को हरा रंग से, मतलब जितना भी फील्ड बगीचा मैदान हुआ, खेत खलियान, सबको हरा रंग से, क्योंकि खेत में क्या रहता है, हरियाली रहता है, इसीलिए खेत को दिखाएंगे, यानी कि हरे रंग से किसको दिखाएंगे, मैदान को, या क्या बोलते हैं, मैदान, खेत खलियान सभी को। और पीले रंग से दिखाएंगे पठार को, और भूरा रंग से दिखाएंगे पर्वत को, और नीले रंग से दिखाएंगे जल को, क्योंकि जल कैसा रहता है, नीला होता है। चलिए, तो आज के लिए 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, और आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न ही क्वेश्चन पूछा जाता है जीके से, उसके बाद जीएस आता है। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।